मनोरमा जी, मैं इस पे आ जाऊं। मेरे कुछ दर्शक जो बहुत सीरियस हैं, मेरे साथ पिछले 4-4 सालों से हैं, उनका कहना है कि दो चीजें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कोई नॉन इशू है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सफल हो गई, मेन इशू एसआईआर से फोकस हटके अब लालू प्रसाद यादव के घर की बात शुरू हो गई। मेरा लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, और इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मेरे हिसाब से एसआईआर का जो मामला है उस पर तो कांग्रेस वाले ही अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। विपक्ष भी कह रहे हैं नहीं नहीं, एसआईआर वाज नॉट अ इशू, वो तो गलती हो गई, ये लोग तो उन्हीं के पीछे लग गए हैं। लेकिन मेरा कहना है आज नहीं तो कल ये बात तो डिस्कस इस देश में होनी ही चाहिए कि आप एक परिवार में कैसे करेंगे भाई। और मैं नाम लेके बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 5 टिकट दिए जाते हैं, पांचों अखिलेश यादव, बीवी, भाई, बहन, भतीजा, इन मतलब 5 के अलावा कोई छठे यादव को नहीं मिलता है, वो 5 यादव। और सब लोग हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। यहां पे आप खुद सोचिए मनोरमा जी, हम सब लोग उस एक भारतीय परिवेश में आते हैं। मतलब मुझे तो ये देख के लग रहा है बिल्कुल ये सोप जैसे डेली सोप नहीं आता है। ये 4 बहनें शादीशुदा बाल बच्चों वाले, ये सब घुसे हुई थी पटना में इन लोग घर में, और वो छोड़ी और फिर पीछे ये तो बिल्कुल जो चलता है सास भी कभी बहुत ही टाइप सीरियल। वो फिर 3 लोग वो निकाले, हाँ हम लोग को नहीं देखा जा रहा, हम लोग को नहीं देखा जा रहा। अरे भाई ये कौन सा तमाशा है? इस देश की राजनीति, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग अपना ये सब वो कर रहे हैं। और इस पे बातचीत इसलिए होनी चाहिए कि हर एक प्रदेश इससे ग्रसित है। वहां शरद पवार साहब हैं, तो उनका जब मतलब पत्र वो जब पकड़ा गया पार्थ वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श घोटाले में चौहान साहब, अशोक चौहान से इस्तीफा मांगा जा रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात तो करनी ही पड़ेगी। और ये बात इन सारे लोगों को, अगर आप अपने परिवार के आगे नहीं देख रहे, आपकी कोई मजबूरी हो, मुझे ठीक से मालूम है, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि इस पे मालूम नहीं क्या। इन्हीं के एक परिवार के एक सदस्य को इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि राबड़ी देवी के सामने वो कह रहे थे मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, नहीं तो मुझे मंत्री बनाओ। ये घर का कोई तमाशा बना रखे हैं क्या? तो इस पे मेरे हिसाब से बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। और यहां पे भी मैं देख रहा हूं कि लोगों को अब एक ये मौका मिल गया। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं, अब देखिए गांधी परिवार में तो सभी लोग हैं उसके पद पे, गांधी परिवार में पद पे हैं, तो वो आज जो मेरी समझ है, वो लोग जीत के आए हैं, उन लोग इस पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स से पहले उन्होंने टाइम दिया है, समय दिया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस से एक समय करीब करीब मृत प्राय हो रही थी, उसको खींच के वापस लाई, उसको 2 टर्म का वो दिया, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं भी इससे दुखी हूं। ये आपकी राजनीतिक अगर कोई है, प्लीज कम वर्क। 2022 में आपने किडनी डोनेट की, 2024 में आप लोकसभा पहुंच जाना चाहती थी, अब आप एमएलए बन जाना चाहती थी, और आप जैसे ही हारा चुनाव वो आप तुरंत आप लोग भागने लगे। मैं ओवरऑल इज इट मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं आपसे। एक तो ये जो हो रहा है वो, और क्या इस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए? ये डाइवर्जन टैक्टिक्स बीजेपी की है, तब तो ये और खतरनाक है। बीजेपी अगर लालू यादव के घर में घुस के ये सब करवा दे रही है, तो इस पे तो और बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मनोरमा जी। जी, ये बहुत ही मुश्किल समय है आरजेडी के लिए, लेकिन पहला चीज तो यही है कि जब विरासत, पॉलिटिकल विरासत की बात हुई तो तेजस्वी पर वो विरासत आकर 2015 में सेटल हो गई थी, तो वहां पर सहमति थी सबकी। और अगर उस समय विरासत की लड़ाई जैसे केसीआर के बेटे बेटी में हुई, साउथ में हम बात करते हैं, तो केसीआर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो सभी की विरासत लगभग बेटों के साथ जाती है, तो अलग है। लेकिन जब परिवार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर तेजस्वी यादव को ही विरासत दी गई थी और इस पर लगभग समझौता हो गया था, बल्कि बेटा जो ज्यादा बड़ा कंटेंडर माना जाता है, बड़ा बेटा तेज प्रताप, उन्होंने भी एक तरह से समझौता कर लिया था कि हाँ, तेजस्वी ही जो है वो आरजेडी का अगला फेस या लालू यादव की विरासत को संभालने के लिए। वैसे बात करते तो बहुत सारे नेता थे आरजेडी में जो जब राबड़ी देवी ने भी संभाला तब भी थे, तो ये तो एक अलग सा मसला है। लेकिन यहाँ पर जो एक पहली चीज रोहिणी आचार्य के मामले में हम देखते हैं, तो वहां से शुरू करना ज्यादा सही रहेगा कि जब वहां पर उन्होंने मान ली थी, तो अब उसके बाद उनकी अपनी एक चीज खड़ी होती है जिसके लिए वो लड़ रही हैं, या जिसके लिए उसमें जो सुधांशु जी ने कहा कि एक समय होता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप उस तरह से भी देखें तो बहुत बुरा समय है। इस बुरे समय में ज्यादा जरूरी था कि मतलब आप उस विरासत
जो बहुत मुश्किल समय में, मुश्किल दौर में आरजेडी, तो आपको एक मजबूती परिवार के स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी, जब कार्यकर्ता इतनी मजबूती दिखा रहे हैं, भले ही सीटें ना मिली हो, आप तो वोट परसेंट से देख रहे हैं ना कि जो आरजेडी का वोट है वो इंटैक्ट रहा है। मतलब लाख हवा उनकी बनाने की कोशिश की गई, पैसे बांटे गए, रेवड़ी बांटी गई, लेकिन आरजेडी का वोटर इंटैक्ट रहा। ये कितनी बड़ी बात है। तो जो पार्टी के वोटर हैं वो लॉयल रहे, लेकिन जो परिवार है उसमें इस तरह की, तो ये एक अलग पेट्रियार्कल चीज अलग है। इंदिरा गांधी ने भी पहले संजय गांधी को विरासत दी, लेकिन बाद में वहां आकर के आप देखिए मेनका, लेकिन एक लाइन ड्रॉ हो गई, वहीं से जो लाइन ड्रॉ हुई वो लाइन ड्रॉ ही है। मेनका गांधी अलग, सोनिया गांधी अलग, या राजीव गांधी जो है, और फिर राहुल गांधी तक वो विरासत आती है, और दोनों के बीच में अभी राहुल प्रियंका भी हैं। तो हमेशा देश जो है राहुल गांधी को, या जो पॉपुलर राय है प्रियंका गांधी की तरफ ज्यादा रही, इसके बावजूद ही राहुल गांधी उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, और प्रियंका बिल्कुल मतलब एक सहज उसमें है। तो अलग चीज होता है। अब हम देखते हैं और इसकी भी बात करते हैं कि जहां विरासत नहीं होती, नीतीश कुमार को देखिए, उनकी अपनी कोई विरासत नहीं थी, तो उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठे कि जब नीतीश को कमजोर माना जा रहा था तो जेडीयू का क्या होगा, उनका कोई वो नहीं, उनके बेटे को लाने की बात हो रही थी, तमाम चीजें होती। अभी हम देख रहे हैं जयललिता ने कोई विरासत नहीं छोड़ा, तो आप एआईडीएमके की हालत देख रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये एक दूसरी चीज भी है जो इस तरह से क्षेत्रीय दल है, उसमें ये एक है परिवारवाद का जो एलिमेंट है वो है। और जब हम देखते हैं कि उसके ठीक बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो पार्टी कमजोर होने लगती है। हमारे समय में हम देख रहे हैं कि एआईडीएमके किस तरह से कमजोर हालत में है तमिलनाडु में। तो और नीतीश कुमार के लिए भी ये बात जताई गई थी। वो अलग बात है कि अभी इस तरह के रिजल्ट आए हैं जो है, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी का सवाल तो हमेशा, और ये डर है कि यही एक चीज है जिसकी बदौलत कहीं नीतीश कुमार की पार्टी का अभी नहीं सेंटीमेंट, पब्लिक सेंटीमेंट्स नीतीश कुमार के साथ है, तो उनका एकनाथ शिंदेकरण कर दिया जाए। हाँ, अब फिर से हम वापस आते हैं जो इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन करने का बाद भाजपा की तरफ से। आप देखिए यादव जो है संख्या में विधायक, इतना यादववाद, जातिवाद और ये किया गया, 2020 के मुकाबले में आधे जीत करके आए हैं। सबसे लोएस्ट मुस्लिम इस बार चुनकर आए हैं विधायक के तौर पर। ये अपने आप में, और अब क्या बात हो रही है, समाजवाद की राजनीति खत्म हो गई, जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई। सबसे ज्यादा राजपूत जीत कर आए हैं, भूमिहार जीत करके आए हैं। आप 243 विधानसभा वाला जो है बिहार, उसमें सबसे ज्यादा 10% की आबादी का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का खैर 2 है सिर्फ। तो आप इससे समझिए ना कि, और लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, लोग कह रहे हैं समाजवाद की राजनीति खत्म हो गई, एक बड़ी आबादी, सबसे बड़ा वोट शेयर उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि आरजेडी को लेकर पूर्वाग्रह बनाने में भाजपा का बहुत फायदा है। इसी नैरेटिव के चलते भी, इसी डर को लेकर के जैसे उन्होंने वोट स्विंग कराया, और ये डर पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी कि परिवारवाद अगर कहीं है तो लालू प्रसाद यादव के घर में है, लड़ाइयां कहीं होती है तो लालू प्रसाद यादव के घर में होती हैं। इस तरह से लड़ रहे हैं, धृतराष्ट्र है लालू प्रसाद यादव, और बाकी सब नहीं है, बाकी और कोई धृतराष्ट्र नहीं था, सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही धृतराष्ट्र है। तो ये तमाम चीजें एक पूर्वाग्रह है जो आरजेडी के लिए बहुत मुजंगल राज का, जो 90 के बाद से शुरू किया गया, 7 जो लोकेशन से आने वाली राजनीति थी, और तमाम उसमें सभी दल शामिल है, उसी को आज 20 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी काटा जा रहा। और ये सबसे ज्यादा मतलब इसके साथ अटैच किया गया है आरजेडी की राजनीति के साथ, और तेजस्वी को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अभी आप तमाम इस तरह के इस नैरेटिव पे आप देख लीजिए जिस तरह से काम किया जा रहा है। आप उनको बोलिए कि कहाँ खत्म हुई है, कहाँ खत्म हुई है, जब उनका वोट परसेंट इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है। तो इसका मतलब है कि और टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। जो 25 है उसको भी, हाँ, एक गलती तेजस्वी यादव की तरफ से, अब मैं नहीं जानती, उन्होंने कभी खराब कुछ नहीं बोला, डिग्निफाइड साइलेंस अगर इसको कह सकते हैं, तो वेट करते हैं। लेकिन पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने वो बहुत मतलब बेकरार है कि इस पर ना बोला जाए, जो रोहिणी आचार्य का मसला है, क्योंकि पब्लिक में आया है। तो लेकिन अभी निर्देश है कि इस पर नहीं बोला जाए, परिवार का ही कोई बोलेगा, तो प्रवक्ता भी कुछ नहीं इस पर बोल रहे हैं। तो देखते हैं कब इस पर बात आती है। अभी तक तो ये है, तो ये डिग्निफाइड साइलेंस है कहीं ये, और लेकिन लोगों को लग रहा है, पार्टी से जुड़े लोगों को लग रहा है कि इससे नुकसान हो रहा है, और जल्दी ही तेजस्वी यादव को इस पर आकर के बात करनी चाहिए, कहना चाहिए सच में क्या चप्पल फेंक कर मारा, सच में क्या, क्योंकि थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मेरी सम्मानित दीदी है वो,
उनका जो भी फैसला है, उनकी जो भी राय है, पब्लिक में आकर के कहा। जब पिछला स्टेटमेंट उन्होंने दिया था रोहिणी आचार्य ने, तो तेजस्वी यादव ने पब्लिक में आकर के ये सिर्फ एक लाइन कहा था कि मेरी सम्मानित दीदी है, मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। तो एक ये भी है, तेजस्वी ने कभी भी कुछ भी अपशब्द जैसा कुछ किसी के लिए भी नहीं कहा। जब भी बात भी की गई है तो उन्होंने हमेशा तर्कों, तथ्यों और उससे जवाब दिया है। चाहे नीतीश कुमार ने भी कुछ अप्रिय कहा है तब भी चाचा कह करके बात की है, तो चाहे मोदी ने भी कही है, उनके परिवार पे हमला किया है तो भी। तो आपको ये भी करना हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो डिग्निफाइड साइलेंस है, लेकिन कहीं ये नुकसान ना कर दे। बात आगे आके पब्लिक में आई है, बात तो रखनी चाहिए, और प्रवक्ताओं को भी छूट देनी चाहिए कि वो इस पर जो भी उनकी लाइन है वो आकर बोले इस पर।